हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्य एजुकेशन। आज है 9 जुलाई और 9 जुलाई से रिलेटेड जितने भी हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, उन सभी को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम द हिंदू, दैनिक जागरण, पीआईबी, अदर भी जो न्यूज़पेपर्स होते हैं तो उनमें जो करंट अपडेट होता है जो कि हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। वो आपके किसी भी लेवल का एग्जाम हो, क्योंकि आपको पता है कि चाहे आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हो, वहाँ पे करंट अफेयर जो होता है समथिंग सेम ही होता है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जितनी भी हमारे करंट अपडेट्स हैं उनको क्वेश्चन फॉर्मेट में सॉल्व करेंगे कि आखिर किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसके व्याख्या की भी बात करेंगे ताकि इनसे रिलेटेड और भी जो अदर्स क्वेश्चन जो भी पूछे जाएं तो वो आपसे बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे कल के अभ्यास प्रश्न की, लेकिन उससे पहले आप में से जो भी इस चैनल पे नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब एक ही बार करना है और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों के पास तक उसका नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच जाए, ठीक है। अब बात करें कल के अभ्यास प्रश्न की, तो हमारा कल का अभ्यास प्रश्न था, प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को निम्न में से किनके जन्म दिवस पर और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। किसके जन्मदिन पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे पहला था कि पीसी महालनोबिस, और हमारा दूसरा था कि आर.के. षणमुखम शेट्टी था, शेट्टी हो गए यहाँ पे, ठीक है। और हमारा तीसरा था सी सुब्रमण्यम, और चौथा था नारमन बोरलाग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीसी महालनोबिस। आप में से कई सारे लोगों ने इसका बिल्कुल राइट आंसर दिया था, और जो भी नहीं देते हो कोशिश किया करिए आप लोग भी आंसर देने की, ताकि आप लोगों के लिए ही आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा और ये आपके लिए काफ़ी प्लस पॉइंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हमारे होते हैं वो प्रीवियस डे के होते हैं, तो इसलिए मैं डेली बोलती हूँ कि आप सभी लोग आंसर देने की कोशिश किया करें। जो भी आप लोग रेगुलर कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं तो वो इतना आशा तो कर सकते हैं कि वो लोग तो कम से कम आंसर दे ही सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसे कोई भी क्वेश्चंस मैं नहीं देती हूँ जो कि पहले सॉल्व ना कराया गया हो, और अच्छे से उसको समझते हैं बाद में ही। जो हमारा अभ्यास प्रश्न होता है वो डेली का अभ्यास प्रश्न ऐसे ही होता है जो कि हम पहले से सॉल्व कर चुके होते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी अब इसका राइट आंसर देंगे, जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसका आंसर देने की कोशिश जरूर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी व्याख्या की। तो यहाँ पे बात करें यदि प्रख्यात सांख्यिकीविद प्रशांत चंद्र महालनोबिस का जन्म 29 जून 1893 को कोलकाता में हुआ था। उनका पूरा नाम जो है क्या था, प्रशांत चंद्र महालनोबिस था, ठीक है। यानी कि जो हमने पढ़ा कि पीसी, तो ये होगा प्रशांत चंद्र महालनोबिस, और उन्होंने सांख्यिकी में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसी को ध्यान में रखते हुए 2007 में उनकी जन्मतिथि के अवसर पर हर वर्ष 29 जून का दिन राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया था, ठीक है। तो इसीलिए क्या मनाया जाता है, हर वर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, यानी प्रशांत चंद्र महालनोबिस जी का इसी दिन जन्म हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से आप इनकी डेट भी याद रख सकते हो कि कब जन्म हुआ था, 1893 में, और कहाँ पे हुआ था, तो कोलकाता में हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे एक और आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि अफगानिस्तान की प्रेजेंट टाइम में अभी कैपिटल क्या है, उसके राष्ट्रपति कौन है। तो कैपिटल जो है अफगानिस्तान की काबुल है, और राष्ट्रपति जो है वो अशरफ गनी है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने भी इसका राइट आंसर दिया था। उसके बाद अब हम बात करते हैं जो कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने दूसरी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना यानी कि SNGRBP के लिए भारत को निम्न में से कितने रुपए देने का समझौता किया, ठीक है। तो जो हमारा वर्ल्ड बैंक है तो वो कितने रुपए देने का समझौता किया है। तो यहाँ पे पहला है हमारा 3023 करोड़ रुपए, दूसरा है 4223 करोड़ रुपए, तीसरा है 2323 करोड़ रुपए, और हमारा चौथा है जो 3923 करोड़ रुपए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 3023 करोड़ रुपए। इसकी व्याख्या की यदि हम बात करें तो वर्ल्ड बैंक नमामि गंगे कार्यक्रम को समर्थन बढ़ाने को $40 करोड़ यानी कि 3023.10 करोड़ रुपए की ऋण सहायता देगा। यह गंगा नदी के पुनरुद्धार का कार्यक्रम है।
विश्व बैंक ने कहा कि दूसरी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना यानी कि बीपी से नदी का प्रदूषण कम करने और नदी बेसिन का प्रबंधन मजबूत करने में मदद मिलेगी। सरकार की इस योजना के तहत गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। ठीक है, आपको पता है कि गंगा नदी जो काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित हो गई थी, तो वहाँ पे उनको साफ सफाई के लिए जो भी कौन सी योजना चलाई गई थी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है। ठीक है, तो वह उस योजना का नाम क्या है, नमामि गंगे योजना थी। ठीक है, तो ये नमामि गंगे योजना इसी के तहत जो दूसरा इसका चरण शुरू हो रहा है, तो वहाँ पे जो वर्ल्ड बैंक है हमारा कितना ऋण देने में समझौता किया है, तो $40 करोड़, या की बात करें तो 3023 करोड़ रुपए। ठीक है, तो इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स के किस मुख्य कोच को 25 वर्ष बाद ऊपरी आयु के कारण अपने पद से हटना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला है राहुल सचदेवा को, दूसरा है मोहन त्यागी, तीसरा है बहादुर सिंह और हमारा चौथा है अनमोल सिंह। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बहादुर सिंह। उसके बाद इसकी व्याख्या की यदि हम बात करें तो भारतीय एथलेटिक्स के मुख्य कोच बहादुर सिंह 25 साल तक सेवा देने के बाद पद से हट गए हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि साई के साथ उनका अनुबंध समाप्त हो गया है। आयु नियमों के आधार पर उनका कार्यकाल आगे नहीं बढ़ाया गया। ठीक है, बहादुर सिंह ने 1980 में मास्को ओलंपिक में भी भाग लिया था। उन्हें 1976 में अर्जुन पुरस्कार और 1998 में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था। बहादुर सिंह को 1983 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और बहादुर सिंह के मार्गदर्शन ने दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों 2010 में शानदार प्रदर्शन किया था। ठीक है, तो यहाँ पे अर्जुन पुरस्कार जो है और द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो आपके जो भी खिलाड़ी होते हैं उनको ही दिए जाते हैं। ठीक है, वो किसी भी चाहे बैडमिंटन को, फुटबॉल को, क्रिकेट को हो, तो इनको अर्जुन पुरस्कार या द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये बात याद रखनी है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका ने निम्न में से किस संगठन से आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा कर दी है। ठीक है, तो यहाँ पे है WHO, दूसरा है IMF, तीसरा है इंटरपोल और हमारा चौथा है नाटो। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा WHO हो जाएगा। ठीक है, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। तो इसमें क्या किया है, इसकी यदि व्याख्या की हम बात करें, अमेरिका ने हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन से आधिकारिक तौर पर अलग होने का फैसला किया है। अमेरिकी मीडिया के अनुसार ट्रंप सरकार ने WHO से अपनी सदस्यता वापस लेने से संबंधित पत्र भेज दिया है। अमेरिका 6 जुलाई 2021 के बाद WHO का सदस्य नहीं रह जाएगा। ठीक है, और साल 1984 में तय नियमों के तहत किसी भी सदस्यता वापस लेने के साल भर बाद ही देश को WHO से निकाला जाता है। इसके अतिरिक्त अमेरिका को WHO के सभी बकाए चुकाने होंगे। ठीक है, जो भी सारे जितने भी देश हैं जो WHO के सदस्य हैं वो क्या करते हैं, उनको फंड देते हैं। तो इस बार अमेरिका कोरोना वायरस की वजह से क्या किया है, WHO से बहुत ज़्यादा गुस्सा है, उसने अपना फंड देने से भी मना कर दिया। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अमेरिका के द्वारा ही दिया जाता था, उसने मना कर दिया है और अब उसने वहाँ से निकलने की भी घोषणा कर दी है। ठीक है, और यहाँ पे एक इसकी शर्त होती है कि यदि आप वहाँ से निकलना चाहते हो तो जब आप वहाँ के लिए निकलने के लिए क्या देते हो कि अपना जो भी पत्र वगैरह भेजते हो उसके 1 साल बाद ही आपकी सदस्यता जाती है। ठीक है, यानी कि 2021 में ये वहाँ के सदस्य नहीं रह जाएंगे। 6 जुलाई 2021 के बाद अभी उन्होंने पत्र दिया है, लेकिन 6 जुलाई 2021 के बाद वो वहाँ के सदस्य नहीं रह जाएंगे। ठीक है, और ये किसके तहत है, यहाँ पे जो हमारा 1984 के तय नियमों के तहत किसी भी सदस्यता वापस लेने वाले मतलब लेने के साल भर बाद ही देश को WHO से निकाला जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि WHO में अभी प्रेजेंट टाइम में कितने सदस्य देश हैं और इसका मुख्यालय कहाँ पे है। ठीक है, तो इतना आप लोग बताओगे, उसके बाद मैं इसको डिटेल से समझाऊंगी। ठीक है, और यदि आप लोगों को नहीं पता तो गूगल से सर्च कर लीजिएगा, नहीं तो मैं WHO पढ़ा चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा आपको, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा और उसके बाद अच्छे से समझ के फिर बता दीजिए। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, वैश्विक रियल
एसेट्स पारदर्शिता सूचकांक में 34वां स्थान पर निम्न में से किस देश को रखा गया है। तो यहाँ पे हमारा पहला हो जाएगा नेपाल, दूसरा हो जाएगा रूस, तीसरा हो जाएगा पाकिस्तान और चौथा हो जाएगा भारत। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा भारत। ठीक है, इसके बाद हम इसकी व्याख्या की बात करें। वैश्विक रियल एसेट्स पारदर्शिता सूचकांक में भारत का स्थान 34वां रहा है। रियल इस्टेट्स बाजार से जुड़े नियामकीय सुधार, बाजार से जुड़े बेहतर आंकड़े और हरित पहलों से चलते देश की रैंकिंग में 1 अंक का सुधार हुआ है। भारत की रैंकिंग साल 2018 में 35 और साल 2016 में 36 और साल 2014 में 39 थी। ठीक है, सूचकांक में कुल 99 देशों की रैंकिंग की गई है। मतलब ये जो सूचकांक जारी किया है उसमें कुल 99 देशों की रैंकिंग की गई है। इसमें शीर्ष स्थान पर ब्रिटेन है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि शीर्ष स्थान पे कौन है, तो ब्रिटेन है। इसके बाद क्रमशः अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और कनाडा देश के शीर्ष 5 में शामिल है। ठीक है, उसके बाद है कि भारत के पड़ोसी देश चीन की इस सूचकांक में रैंकिंग कितनी है, 32 है। श्रीलंका की 65 और पाकिस्तान की कितनी है, 73 है। ठीक है, और हमारे भारत की जो है वो कितनी है, 34वां है। और उसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी कि IFSCA के प्रथम अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है। तो पहला है इंजेती श्रीनिवास को, दूसरा है विक्रम सेठ को, तीसरा है मनमोहन कुमार को और हमारा चौथा है राहुल सचदेवा को। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा इंजेती श्रीनिवास को। इसके यदि हम व्याख्या की बात करें तो इंजेती श्रीनिवास को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी कि IFSCA का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। आधिकारिक आदेश के मुताबिक वो 3 साल तक इस पद पर अपनी सेवा देंगे। श्रीनिवास उड़ीसा कैडर के 1983 बैच के IAS अधिकारी हैं। वो पहले कारपोरेट मामलों का मंत्रालय में अपनी सेवा दे चुके हैं। 31 मई को वो कारपोरेट अफेयर्स सेक्रेटर के पद से रिटायर हुए हैं। इस साल 27 अप्रैल को IFSCA का निर्माण किया गया था। यह देश में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों यानी कि IFSCS में सभी वित्तीय सेवाओं को विनियमित करने के लिए एक एकीकृत निकाय है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि अगला क्वेश्चन है। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू के अनुसार भारतीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाले विदेशी और देसी प्रशिक्षकों की प्रशिक्षण अवधि अब कितने साल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन तो यही कंप्लीट हो गया कि भारतीय जो खेल मंत्री हैं यानी केंद्रीय खेल मंत्री हैं वो कौन है, प्रेजेंट टाइम में अभी किरण रिजिजू जी हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारा जो पहला ऑप्शन बन रहा है कि 5 साल, दूसरा है 3 साल, तीसरा है 4 साल और चौथा है हमारा 2 साल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 साल। ठीक है, इसके व्याख्या की बात करें तो खेल मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि उभरते हुए खिलाड़ियों को सही प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से ओलंपिक्स सहित सभी बड़े टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार होगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि 2024 तथा 2028 के ओलंपिक्स खेलों की तैयारियों के लिए भी यह उपयोगी होगा। बार बार कोच बदलने से खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर असर पड़ता है। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक्स को अगले साल तक स्थगित किए जाने के मद्देनज़र सभी विदेशी प्रशिक्षकों का कॉन्ट्रैक्ट अगले साल 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो हमारा अगला क्वेश्चन है विश्व चॉकलेट दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड चॉकलेट डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो पहला है 10 मार्च को, दूसरा है 21 अप्रैल को, तीसरा है 15 मई को और चौथा है 7 जुलाई को। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 7 जुलाई को। इसके व्याख्या की यदि हम बात करते हैं
हर साल 7 जुलाई को दुनिया भर में विश्व चॉकलेट दिवस मनाया जाता है। यह दिन हमारे जीवन में चॉकलेट की मौजूदगी के लिए मनाया जाता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस साल 2009 में मनाया गया था। ठीक है, इससे पहली बार सन 1550 में यूरोप में बनाया गया था। चॉकलेट हमारे शरीर को कई तरह से फ़ायदा पहुंचाता है। इसके नेचुरल केमिकल्स हमारे मूड को बेहतर बनाते हैं। ठीक है, यानी चॉकलेट जो है वो सबसे पहले कहाँ पे बनाया गया था और कब, तो उस 1550 में यूरोप में बनाया गया था। ठीक है, जो चॉकलेट है, और यहाँ पे ये चॉकलेट इंटरनेशनल डे जब मनाया जाता है, कब से मनाया जा रहा है, 2009 से मनाया जा रहा है। ठीक है, और ये क्या होता है कि हमारे जो भी शरीर के लिए कई तरह से फ़ायदेमंद होता है। इसके जो नेचुरल केमिकल्स होते हैं वो हमारे मूड को क्या करते हैं कि थोड़ा और बेहतर बना देते हैं, यानी खाने में थोड़ा बेटर फील होता है। ठीक है, उसके बाद बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है? तो यहाँ पे पहला है असम, दूसरा है पंजाब, तीसरा है कर्नाटक और हमारा चौथा है तमिलनाडु। तो इसका हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? असम। ठीक है, इसके बाद हम बात करें इसकी व्याख्या की, तो असम सरकार ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य का वह क्षेत्र 111.942 वर्ग किलोमीटर है और यह देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व की परिधि के अंदर अवस्थित है। देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य ऊपरी असम के कोयले एवं तेल समृद्ध जिलों यानी कि डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया एवं शिवसागर में फैला हुआ। ठीक है, डिब्रूगढ़ में क्या है कि अपनी जो तेल की खदानें हैं, वो तेल की जो भी वहाँ पे बड़े बड़े कुएं हैं, या तेल की बोले तो वहाँ पे जो खदानें होती हैं वो वहाँ पे हैं। ठीक है, डिब्रूगढ़ में ही है, काफ़ी सारे तेल के वहाँ पे तेल संसाधन वहाँ पे उपलब्ध हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट बात करें, और माना जाता है कि यह असम में तराई क्षेत्र के वर्षा वनों का अंतिम शेष संक्रमण जोन है। अपग्रेड होने के बाद देहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य असम का छठा राष्ट्रीय उद्यान होगा। जबकि अन्य 5 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं आपको याद रखना पड़ेगा। कांजीरंगा हो गया, नामरी हो गया, मतलब कि नामेरी हो गया, मनास हो गया, ओरंग हो गया और डिब्रू साईखोवा हो गया। ठीक है, तो ये जितने भी हैं 5 पहले राष्ट्रीय उद्यान थे। अब एक जब ये बन जाएगा दिहिंग पटकाई तो कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो कौन कौन से हो गए? कांजीरंगा हो गया। पूछा जाता है कि असम में कौन सा नेशनल पार्क है, वहाँ पे आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा या राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आपको बताना होता है कि कौन सा है। कांजीरंगा है, नामरी है, मनास है, ओरंग है या डिब्रू साईखोवा है। तो ये सारे आपको याद होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात करें तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने राज्य में उद्योगपतियों और स्थानीय बेरोजगार युवाओं के बीच एक सेतु के रूप में काम करने वाले नए महाजॉब्स पोर्टल की शुरुआत की है? तो पहला है बिहार, दूसरा है झारखंड, तीसरा है हिमाचल प्रदेश और चौथा है महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। इसकी यदि हम व्याख्या की बात करें तो इस पोर्टल के माध्यम से स्थानीय युवाओं जिनके पास निवास प्रमाण पत्र है। ठीक है, स्थानीय युवाओं का मतलब क्या होता है? स्थानीय का मतलब यदि आप कहीं पे रह रहे हो तो उस स्थान का आपके पास प्रमाण पत्र हो, यानी निवास प्रमाण पत्र हो कि आप यहाँ के हो। ठीक है, उसे ही हम स्थानीय निवासी बोल सकते हैं। तो स्थानीय युवाओं जिनके पास की निवास प्रमाण पत्र हो के लिए 17 आर्थिक क्षेत्रों की 950 तरह की विविध नौकरियों में चयन करने का प्रावधान किया गया है। यह पोर्टल नियोक्ताओं और कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रमिकों के बीच की खाई को पाटने में मदद करेगा। यह जॉब्स पोर्टल महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम द्वारा विकसित किया गया है। यह पोर्टल विशेष रूप से महाराष्ट्र राज्य एवं यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए यह पोर्टल महाराष्ट्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है और इससे राज्य में बेरोजगारी की दर को कम करने में मदद मिलेगी। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि विश्व जूनोसिस दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो पहला है 10 मार्च को, दूसरा है 15 जून को, तीसरा है 12 अप्रैल को और हमारा चौथा है 6 जुलाई को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 जुलाई को। इसके बाद हम इसकी व्याख्या की यदि हम बात करें
तो प्रतिवर्ष 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। जूनोसिस बीमारी के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने और उन्हें उपचार के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। 6 जून 1985 को प्रसिद्ध फ्रांसीसी रसायनज्ञ और वैज्ञानिक लुई पाश्चर द्वारा पहले सफल रेबीज टीके की खोज के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ से एक क्वेश्चन और आपका तैयार हो गया कि जो लुई पाश्चर जी थे, रेबीज के टीके की खोज किसने की है? तो किसने की है? लुई पाश्चर जी ने की है। ये कहाँ के वैज्ञानिक है? ये एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक है। ठीक है, तो यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन यदि आपसे जीके जीएस में भी पूछा जाता है तो कंप्लीट हो गया। यानी कि जो लुई पाश्चर जी हैं वो फ्रांसीसी हैं और वहाँ के मतलब फ्रांसीसी के रसायन विज्ञानी हैं, और रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुई पाश्चर ने की थी। ठीक है, यह दिवस मनाया जाता है। जूनोसिस बीमारियां फैलाने में सबसे ज़्यादा भूमिका बैक्टीरिया की होती है। ठीक है, अब जूनोसिस बीमारी सबसे ज़्यादा किससे होती है? तो बैक्टीरिया से होती है। रोगी पशुओं व मनुष्यों से स्वस्थ पशुओं व मनुष्यों में फैलने वाले संचारी रोगों को जूनोसिस कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी रोगी पशु हो गए या मनुष्य हो गए, उनसे स्वस्थ मनुष्यों तक या पशुओं तक फैलने वाली यानी संक्रमण बीमारी है। ठीक है, जिसे हम जूनोसिस कहते हैं। इसे पशुजनित व पशुजन्य रोग भी कहते हैं। ठीक है, इसका जो अदर नाम है क्या कहते हैं? पशुजनित या पशुजन्य रोग भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि आज का हमारा अभ्यास प्रश्न है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपने संबोधन में श्री रिनपोचे की चर्चा की थी। रिनपोचे संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हमारा पहला कथन है रिनपोचे का जन्म लद्दाख में हुआ था। दूसरा हमारा कथन है कि उन्होंने ल्यासा के द्रेपुंग विश्वविद्यालय में बौद्ध दर्शन का अध्ययन किया था। तीसरा हमारा है कि उन्होंने मंगोलिया एवं रूस में बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो भी है आपको बताना है। यहाँ पे क्या बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है? तो पहला है केवल 1, दूसरा है केवल 2, तीसरा 1 और 3 और चौथा है 1, 2 और 3। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर चुके हैं और मैंने इसको डिटेल से समझाया भी था क्या कैसे है। तो आई होप कि आप सभी लोग इसका राइट आंसर दोगे। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहो, आप सभी खुश रहो। ऑल द बेस्ट।